आज अपन पूर्ति का ही लेसन है, लेसन 5th। उसमें पढ़ेंगे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत फर्म होगी ये, जैसे आपने मांग के नियम में मांग अनुसूची में व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची पढ़ी थी, इसी प्रकार से इसके अंतर्गत पढ़ोगे। एक फर्म की यानी व्यक्तिगत फर्म अनुसूची, व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची जो है उसमें एक फर्म के बारे में बताया जाता है कि यानी कि कितनी कीमत पर एक उत्पादनकर्ता अपनी पूर्ति करता है। क्योंकि आपको मैंने पूर्ति का नियम बताया हुआ है कि एक व्यक्तिगत फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर, वही वाली बात आ गई है, जैसे विभिन्न कीमत पर विभिन्न मात्रा में विक्रय की गई इकाई की से जो एक तालिका बनाई जाती है उससे व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची कहते हैं। ठीक है ना। तो एक व्यक्तिगत फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय में उपलब्ध पूर्ति की मात्रा को दर्शाने वाली सूची व्यक्तिगत फर्म अनुसूची कहलाती है। अब इस अनुसूची से जो वक्र बनाया जाता है, इससे जो वक्र बन रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ओ एक्स अक्ष है, इस पर मात्रा, ओ वाई अक्ष पर क्या दिखाएंगे, कीमत, यहाँ पर पूर्ति मात्रा लिखते हैं। और जो ये वक्र जा रहा है ये आपका एस एस पूर्ति वक्र है जो धनात्मक ढाल वाला होता है। क्योंकि आप इसमें देख रहे हो 20 रुपये कीमत है तो पूर्ति कितने रुपये है, 2, कितनी मात्रा है, सॉरी 2 है। कीमत बढ़कर 40 रुपये हो गई तो पूर्ति मात्रा बढ़कर कितनी हो गई, 4। कीमत बढ़कर 60 रुपये हो गई तो पूर्ति भी बढ़कर कितनी हो गई, 6। कीमत बढ़कर 80 रुपये हो गई तो पूर्ति बढ़कर कितनी हो गई, 8। और कीमत बढ़कर 100 हो गई, 100 रुपये हो गई तो पूर्ति मात्रा बढ़कर क्या हो गई, 10 हो गई। इससे आपको क्या दिख रहा है, कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि अपन उल्टा लिखना चालू करें, जैसे जैसे कीमत में यदि कमी होती है तो वैसे वैसे ही पूर्ति में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये आपने बनाया है। जैसे 20 रुपये कीमत है तो पूर्ति कितनी है, 2। 40 रुपये कीमत है तो पूर्ति कितनी है, 4। 60 रुपये कीमत है तो पूर्ति कितनी है, 6। 80 रुपये कीमत है तो पूर्ति कितनी है, 8। 100 रुपये कीमत है तो पूर्ति कितनी है, 10। ये अपनी क्या बनी, व्यक्तिगत फर्म अनुसूची। ठीक है ना। अब बाजार में तो एक नहीं बहुत सारे विक्रेता होते हैं। यहाँ तो आपने एक फर्म का बताया, यहाँ विभिन्न फर्में, सभी फर्में यानी बहुत सारी फर्में होती हैं तो अपनी विभिन्न कीमतों पर, विभिन्न कीमत पर विभिन्न मात्रा में क्या करती हैं, इकाइयों का विक्रय करती हैं। उनको जोड़कर जो सूची बनाई जाती है उससे क्या कहते हैं, बाजार पूर्ति अनुसूची कहते हैं। तो विभिन्न फर्मों द्वारा विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में, समय हमेशा निश्चित होता है, ठीक है ना, क्योंकि अपने पूर्ति मांग इन समय एक निश्चित समय अवधि लिखते ही हैं। तो पूर्ति को की मात्राओं के योग द्वारा जो सूची बनाई जाती है उसे बाजार पूर्ति अनुसूची कहते हैं। और बाजार पूर्ति अनुसूची के द्वारा जो वक्र बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके द्वारा इसकी टेबल कैसे बनेगी, जैसे ये कीमत है 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये और 100 रुपये। ठीक है ना। फर्म एक है, वैसे तो बहुत सारी फर्म होती हैं लेकिन यहाँ पर अपन दो ही फर्म ले रहे हैं। तो एक फर्म जो है 20 रुपये पर 2 इकाई, दूसरी फर्म भी 4 इकाई यानी 20 रुपये पर, 40 रुपये पर फर्म एक 4 इकाई, फर्म बी 6 इकाई। इस तरह से जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है तो ए फर्म भी अपनी पूर्ति मात्रा को बढ़ा रही है और बी फर्म भी अपनी पूर्ति मात्रा को बढ़ा रही है। और इन दोनों के योग से एक बाजार पूर्ति बनाई जाती है। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 8 14, 6 और 8 और 10 18, 10 और 12 22। अब आप देख रहे हो यहाँ पर है ओ एक्स अक्ष है, ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति मात्रा, ओ वाई अक्ष पर कीमत दिखाया है। तो जो ये वक्र बनेगा आपका एस एस जो है इसको कहेंगे मार्केट, यानी एस एम का मतलब सप्लायर मार्केटिंग यानी बाजार पूर्ति वक्र। 6 ये आपका है, 10 14 18 22 ये बनाए ना। इस तरह से कीमत भी बढ़ रही है और पूर्ति भी बढ़ रही है। इससे जो ये ढाल बना रहा है ये आपका कौन सा वक्र बन रहा है, बाजार पूर्ति वक्र बन रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका ये पूरा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है पूर्ति मात्रा। जैसे आपने पढ़ा था ना कि मांग मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन। मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कीमत में परिवर्तन के तहत होता है। अन्य बातें कैसी रहती है, स्थिर रहती हैं। और जबकि अन्य कीमतों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो पूर्ति मात्रा और मांग मात्रा एक तरह से एक ही शब्द होते हैं लेकिन इनमें
पूर्ति और मांग के बीच में अपने अलग अलग बताया है, क्योंकि अपने को जो पूर्ति मात्रा और मांग मात्रा दोनों में जो अपन ने परिवर्तन बताया है वो कीमत में परिवर्तन के तहत बताया है। अन्य बातें कैसी रहेंगी, स्थिर रहेंगी। तो इसका मतलब पूर्ति मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसको अपन कहेंगे एक बार पूर्ति का संकुचन और एक बार बोलेंगे पूर्ति का विस्तार। तो पूर्ति मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो अन्य बातें स्थिर रहती है, कीमत में कमी एवं वृद्धि होती है, तो पूर्ति का संकुचन एवं विस्तार होता है। अब देखो पूर्ति का संकुचन, संकुचन एक ही वर्ड लिया है, यानी पूर्ति में कमी कब होगी, जब कीमत में क्या होगी, कमी होगी। तो अन्य बातें स्थिर रहती हैं, कीमत में क्या होती है, कमी होती है, तो पूर्ति मात्रा में भी क्या होती है, कमी। इसे ही पूर्ति का संकुचन, दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि इसमें पूर्ति का संकुचन बता रहे हैं और पूर्ति का विस्तार बता रहे हैं। तो ये आपकी OX अक्ष मात्रा है, जहाँ पर OX अक्ष है जिस पर पूर्ति मात्रा और OY अक्ष है जिस पर कीमत को दिखाया है। अब अपन संकुचन लिख रहे हैं, इसलिए पहले कीमत को क्या दिखाएंगे, ज़्यादा। तो पहले कीमत कितनी है, OP, जब अपन मात्रा कितनी ले रहे हैं, OQ, और जब कीमत में क्या हो रही है, कमी। ये P डैश है, ये डैश का जो चित्र होता है वो परिवर्तन का है। अपन इसको बता सकते हैं कि यानी कि क्या हो रही है, कमी हो रही है, कीमत में कमी हो रही है। तो पूर्ति, इधर भी डैश आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसको यानी कि कीमत में कमी होने पर पूर्ति मात्रा में भी क्या होती है, कमी होती है। इसे ही क्या कहते हैं, पूर्ति का संकुचन कहते हैं। वापस से बता रही हूँ, कीमत में परिवर्तन होता है और अन्य बातें स्थिर रहती है, तो पूर्ति मात्रा में भी परिवर्तन होता है। तो पूर्ति मात्रा को दो बार बताएंगे अपन, एक तो पूर्ति का संकुचन करके, दूसरा पूर्ति का विस्तार करके। अब दूसरा पूर्ति का विस्तार है, तो कीमत में क्या होगी, यहाँ पर पूर्ति बढ़ेगी, जब कब बढ़ेगी, जब कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी, और अन्य बातें कैसी रहेंगी, स्थिर रहेंगी, तब क्या होता है, पूर्ति का विस्तार होता है। तो यानी कि पहले कीमत क्या है, OP है, तो मात्रा कितनी हो रही है, पूर्ति मात्रा OQ हो रही है। अब कीमत बढ़कर OP डैश हो रही है, तो मात्रा भी बढ़कर OQ डैश हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, पूर्ति का विस्तार कहते हैं। अब आपको मैंने एक बात बताई हुई है, वापस से मैं बता रही हूँ कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन किया है अपन ने, ये पूर्ति मात्रा बढ़ रही है, ठीक है ना, पूर्ति मात्रा में। अब अपन पूर्ति वक्र को ही पढ़ेंगे, यानी वक्र खिसक रहा है, ये खिसक रहा है ना, दाईं ओर या बाईं ओर, किधर भी खिसका सकते हैं। तो पूर्ति मात्रा वक्र में परिवर्तन, पूर्ति वक्र में परिवर्तन क्या होता है कि कीमत तो कैसी होती है, स्थिर होती है, लेकिन अन्य बातों में क्या हो जाता है, परिवर्तन, जैसे औद्योगिक परिवर्तन है, संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन है, कर नीति है, ऐसे कोई और अवसर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब परिवर्तन होता है तो पूर्ति वक्र क्या हो जाता है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। जो आपका राइट हैंड है ना, इधर की ओर, ये जो है डैश लगाया जा रहा है, ये परिवर्तन वाला चित्र है। तो कीमत तो आपकी स्थिर है, और ये SS पुराना आपका पुराना वक्र है, लेकिन कीमत स्थिर है। अन्य बातों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए पूर्ति वक्र किधर शिफ्ट हो रहा है, दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, और दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है तो मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब यह पूर्ति वक्र का बाईं ओर खिसकना, दूसरी ओर बाईं ओर कब खिसकेगा, जब इसके विपरीत ही, यदि कि औद्योगिक परिवर्तन कैसा हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है, संबंधित वस्तु की कीमत में, करों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र किधर खिसक जाएगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। ये आपका SS वक्र है, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी लोग पूर्ति को कम कर देंगे, तो यानी SS S डैश है, तो ये दाईं ओर की जगह कौन सी ओर शिफ्ट हो रहा है, बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। और ऊपर वाले चित्र में दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आपका ये हैंड कौन सा है, दायां है, और ये आपका हैंड कौन सा है, लेफ्ट है। इधर की साइड में खिसक रहा है, यानी ऊपर की ओर जो खिसकता है वो लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर, और नीचे की ओर खिसकता है, इसका मतलब वो क्या होता है, दाईं ओर होता है, ठीक है ना।